प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से सुधारों की आवश्यकता है, किस तरह से इसका लोकतंत्रीकरण किया जा सकता है, किस तरह से इसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय संगठन बनाया जा सकता है, किस तरह से दुनिया के सभी राष्ट्रों और सभी राष्ट्रों के लोगों का यह वास्तव में प्रतिनिधित्व कर सके, उसके लिए कौन कौन से सुधारों की आवश्यकता है। आज का यह टॉपिक है कि हम क्या क्या सुधार करके इसको और ज़्यादा व्यापक, और ज़्यादा प्रासंगिक, और ज़्यादा इसको वैश्विक बना सकते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अंग जनरल असेंबली को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अंग, जिसे महासभा कहते हैं, ये विधान पालिका की तरह है। महासभा के सभी सदस्य राष्ट्रों का ये प्रतिनिधित्व करती है और सभी सदस्यों को इसमें 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद की संस्तुति को हटाकर महासभा को शक्तिशाली और लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। यानी हर प्रकार के प्रस्ताव को पारित करने में सुरक्षा परिषद के जो वीटो पावर कंट्री है, उनकी जो अनिवार्यता है उसको हटा दिया जाता है, तो महासभा को और ज़्यादा जो है लोकप्रिय और व्यापक बनाया जा सकता है। महासभा द्वारा पास किया गया 1950 का शांति के लिए एक प्रस्ताव अधिक कारगर और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इसे व्यवहारिक बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व के 5 वीटो पावर कंट्री अपने अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामने जो मुद्दे आते हैं उनका राजनीतिक पक्षपात से वीटो शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए महासभा को और ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा अधिकार देने की आवश्यकता है, ताकि सिक्योरिटी काउंसिल में किसी प्रकार का सदस्य राष्ट्रों की पक्षपात होती है तो उसमें महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए व्यापक तौर पर निर्णय ले सके। सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार करने की आवश्यकता है, तभी इस संगठन को और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। 1945 में सुरक्षा परिषद में वीटो पावर की संख्या 5 थी और 2024 में, यानी लगभग 70-78 सालों के बाद भी सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 5 है इसमें, जबकि सदस्यों की संख्या 51 से बढ़ करके 193 हो गई है। इसलिए समय समय पर यह मांग उठ रही है कि या तो सुरक्षा परिषद में वीटो पावर कंट्रीज़ की वीटो पावर समाप्त की जाए या इसकी संख्या में वृद्धि की जाए। और पिछले काफ़ी लंबे समय से G4 की मांग चल रही है। G4 का मतलब है ग्रुप 4, जिसमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान 4 देश हैं। भारत और ब्राज़ील कृषि प्रधान है, जर्मनी और जापान उद्योग प्रधान देश हैं, और इन्होंने 31 जनवरी 1992 को न्यूयॉर्क में सम्मेलन किया था। संघ के महासचिव बीबी गाली ने शांति के लिए कार्रवाई एन एजेंडा फॉर पीस प्रस्तुत किया, जिसमें सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार का विचार अंकित था। 1997 में तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने भी सुरक्षा परिषद के सुधार एवं विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कुछ महासचिवों के व्यवहार के कारण इन सुधारों को व्यवहार में लागू नहीं किया जा सका। अमेरिका ने भी इसमें खास रुचि नहीं दिखाई। 2002 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अग्रिम सुधारों के लिए कार्यसूची एन एजेंडा फॉर फर्दर रिफॉर्म्स द्वारा सुरक्षा परिषद में सुधार एवं विस्तार किया गया। सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए मार्च 2005 में विस्तृत स्वतंत्रता इन लार्ज फ्रीडम नामक प्रतिवेदन में सुझाव प्रस्तुत किया गया कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 24 की जाए, जिसमें नए अस्थायी सदस्य और 6 नए स्थायी सदस्य हों। सितंबर 2005 में सुरक्षा परिषद के लोकतंत्रीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाए गए।
इसमें कहा गया है कि इसमें एक बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, एक विशाल जनसंख्या वाला देश हो, एक बड़ी सैन्य शक्ति हो, एक लोकतांत्रिक राज्य हो जो मानवाधिकारों के प्रति निष्ठावान हो, संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय योगदान दे, संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना में योगदान देने वाला राज्य हो, आतंकवाद से निपटने व परमाणु अप्रसार समर्थक का राज्य हो, परिषद के समक्ष भौगोलिक संतुलन को ध्यान में रखने वाला राज्य हो, उन्हें जो है सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाए, यानी सुरक्षा परिषद की संख्या में विस्तार किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सुधार की आवश्यकता है। यह परिषद सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधार एवं गतिशीलता के लिए अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकती। यह परिषद जो ड्राफ्ट तैयार करती है उसे महासभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। इस परिषद को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाए जाने की जरूरत है। यह एक नीति निर्माण संस्था नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की संस्तुतियों को मानने के लिए कोई सदस्य राष्ट्र बाध्य नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का लोकतंत्रीकरण कर इसे निर्णायक शक्ति प्रदान की जा सकती है। कहने का अभिप्राय है कि जब तक आर्थिक और सामाजिक परिषद को पूरी तरह से अधिकार नहीं दिए जाएंगे, इसको एक विचारशील संस्था से एक एक्शन लेने वाली संस्था के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण नहीं होगा, सुधार नहीं होगा। निर्णायक शक्ति प्राप्त होने पर यह संस्था विश्व में प्रचलित सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक पिछड़ापन, मानवाधिकार शोषण, सामाजिक चेतना, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति, सामर्थ्य, भूखमरी, खाद्यान्न संकट, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक सुधार और परिवर्तन ला सकती है। यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद को केवल डाटा एनालिसिस, तथ्यों का संग्रह, तथ्यों का विश्लेषण करना ही नहीं बल्कि उसको लागू करने के लिए भी पूरी तरह से अधिकृत किया जाए, निर्णायक शक्ति दी जाए इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण करने के लिए न्याय परिषद में भी सुधार की आवश्यकता है, जो चौथा महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग का महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्र संघ के द्वारा अधिदेश प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश व संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत न्याय प्रदेशों के लोगों को मानवाधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक कुरीतियों में और जीवन स्तर में सुधार व स्वायत्त बनाना। 1994 तक सभी 11 न्याय प्रदेश विभिन्न उपनिवेशकों से स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। अब यह संस्था अप्रासंगिक हो गई है। इस संस्था का लोकतंत्रीकरण करके पूरे विश्व में मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शस्त्रीकरण ने पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। तीसरे विश्व युद्ध के कारण मानव सभ्यता अंत के कगार पर है। इस संस्था के व्यापक सुधार एवं बदलाव से ज्वलंत वैश्विक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यानी ये संस्था जिस कार्य के लिए स्थापित की गई थी परिषद, वो कार्य पूरा हो चुके हैं। इस परिषद को लोक कल्याण के अन्य कार्य दिए जा सकते हैं ताकि दुनिया से जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उन पर काबू पाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसमें भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है जिस पर वह अपने निर्णयों का पालन न करने वाले सदस्य राष्ट्रों को वैधानिक व आर्थिक दंड दे सके। जिस तरह किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय न्यायालय के पास शक्तियाँ होती है दंड देने की, वैसी ही शक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास भी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एशिया व अफ्रीका के सदस्य राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जबकि यूरोप व अमेरिकन महाद्वीप का इसमें पूरा प्रभुत्व दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य राज्य ही अभियोग दर्ज कर सकते हैं, कोई व्यक्तिगत समूह या संस्था नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भर्ती का आधार राष्ट्र की जगह योग्यता, अनुभव होना चाहिए। सभी महाद्वीपों को उचित प्रतिनिधित्व, सदस्य राज्यों के नागरिकों व संस्थाओं को अभियोग दर्ज करवाने, सदस्य राज्य को न्यायालय में उपस्थित होने की बाध्यता, निर्णयों की पालना करने पर संघ की सदस्यता से वंचित करने का अधिकार प्रदान करके इसका लोकतंत्रीकरण किया जा सकता है।
जो कि पूरे विश्व की मानवता के हित में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण सचिवालय और महासचिव में सुधार करके भी किया जा सकता है। जो छठा महत्वपूर्ण अंग है, सचिवालय कर्मचारी व अधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रति जवाबदेह होते हुए भी राष्ट्रवाद की सीमाओं से पार जाकर अंतर्राष्ट्रीयवाद को विकसित करने में असफल रही। यानी स्टाफ जो है वो राष्ट्रीयता की भावना से ऊपर नहीं उठ पाया है। अंतर्राष्ट्रीयवादी भावना को जब तक वो ग्रहण नहीं करेगा तब तक ये संगठन वास्तव में आम लोगों का संगठन नहीं बनेगा। सचिवालय के स्टाफ को चार्टर के दायित्वों कर्तव्यों के प्रति सचेत और जागरूक करते हुए उन्हें संपूर्ण पृथ्वी के मानव कल्याण में कार्य करने की आवश्यकता है। तभी वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार की तरह दिखाई देगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को भी व्यापक अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता है। चार्टर के अनुच्छेदों में महासचिव की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का स्पष्ट वर्णन नहीं किया। शक्तियों की अनिश्चितता के कारण ही अब तक महासचिव पूर्ण रूप में अपने पद के दायित्वों का खुलकर निर्वाह नहीं कर पाए। इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति में सुधार करके इसको ज़्यादा प्रासंगिक बनाया जा सकता है। यूएन के बजट में अकेले 25% योगदान अमेरिका का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय व्यवस्था में 75% योगदान विश्व के 10 राष्ट्रों का है। बाकी 183 देशों का वित्तीय योगदान केवल 25% है। भारत का इसमें योगदान लगभग 2% है। इसलिए आर्थिक संसाधनों को जुटाने में बजट में जो चंदे की राशि है वो सभी राष्ट्रों का इसमें सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रमों के लिए जरूरी है कि विश्व के सभी सदस्य राष्ट्रों का न्यूनतम आर्थिक योगदान निर्धारित होना चाहिए। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रमों का भी लोकतांत्रिकरण हो सकेगा। सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए न्यूनतम वित्तीय योगदान अवश्य निर्धारित होना चाहिए ताकि पूरे विश्व में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र रूप से ये संगठन कार्य कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण के लिए जरूरी है कि स्थायी सेना का प्रबंध किया जाए। पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है, लेकिन संघ के पास स्थायी सेना का अभाव है क्योंकि शांति से वह की जो उपलब्धि है सदस्य राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर करता है। सदस्य राष्ट्र कई बार जो इसमें आनाकानी करते हैं। जब भी विश्व में किसी राज्य की संप्रभुता या अखंडता पर खतरा दिखाई देता है तो संयुक्त राष्ट्र को सदस्य राज्यों की सैन्य इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता है। अब तक पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में हजारों शांति सैनिक शहीद हो चुके हैं। भारत के भी लगभग 150 से ज़्यादा सैनिक इसमें शहीद हो चुके हैं। तो ज़रूरी है कि सुरक्षा परिषद अकेले इस जिम्मेदारी का वहन नहीं कर सकती जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी स्थायी सेना का गठन नहीं किया जाता है और सभी राष्ट्रों को दूसरे राष्ट्रों की सुरक्षा एक संप्रभुता की रक्षा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है घरेलू क्षेत्राधिकार निर्धारित करना। चार्टर के अनुच्छेद 2 उपअनुच्छेद 7 में व्यवस्थित घरेलू क्षेत्राधिकार के मुद्दा जो है पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। जब भी किसी सदस्य राज्य में मानवाधिकारों के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है तो संबंधित राष्ट्र से घरेलू क्षेत्राधिकार का मुद्दा बताकर अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों और जवाबदेही से साफ बच निकलता है। किसी भी देश के घरेलू मामलों में कोई घटना होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उसकी आलोचना की जाती है तो उस राष्ट्र की ओर से कहा जाता है कि उसका घरेलू मामला है। भारत और पाकिस्तान मानवाधिकार के शोषण को लेकर के दोनों राज्य इसे घरेलू क्षेत्राधिकार का मुद्दा बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को घरेलू मामलों में हस्तक्षेप बताकर अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। न केवल भारत पाकिस्तान बल्कि विश्व के दूसरे देशों पर जहाँ पर ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, अल्पसंख्यक के साथ वायलेशन होता है, महिलाओं के साथ वायलेशन होता है, तो ऐसे मुद्दों पर वहाँ की राष्ट्रीय सरकारें कहती है ये उनका घरेलू मुद्दा है। कोई थर्ड कंट्री या थर्ड ऐसी संस्था जो है इंटरवेंशन नहीं कर सकती।
मानव अधिकारों का संरक्षण जो है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों का संरक्षण करके संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण किया जा सकता है। मानव अधिकारों के शोषण को लेकर सदस्य राज्य इसे घरेलू समस्या न बताकर अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर सके, ये बहुत जरूरी है। भारत में आरक्षित जातियों व महिलाओं के साथ मानवाधिकारों का, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मामले, अमेरिका में असमितों के मानवाधिकार मामले, चीन में लोकतंत्र समर्थक मानवाधिकार मामले, अफ्रीकन राज्यों में जनजातीय संघर्ष मानवाधिकार मामले और विश्व के अन्य भागों में मानवाधिकार के मामले घरेलू क्षेत्राधिकार के दायरे में आकर के अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से पूरी तरह से बच जाती हैं। इसलिए मानवाधिकारों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, तभी ये संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रदर्शन कर सकता है। वैश्विक समस्याओं की निष्पक्षता। 21वीं शताब्दी में पूरी दुनिया अनेक तरह की वैश्विक समस्याओं से जूझ रही है। वर्तमान समय में आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, भूतापन, शरणार्थी समस्या, खाद्यान्न संकट, भूखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य चुनौतियां इत्यादि अनेक समस्याओं पर वैश्विक स्तर के सम्मेलन, संगोष्ठी व बैठकें होती हैं। लेकिन सदस्य राष्ट्र राजनीतिक व राष्ट्रीय पक्षपात के आधार पर अपना निर्णय प्रकट करते हैं, जो संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए घातक है। अतः वैश्विक समस्याओं के प्रति लोकतांत्रिक ढंग से निपटारा होना चाहिए। वैश्विक समस्याओं पर मंथन करते वक्त या निर्णय लेते वक्त किसी भी प्रकार का राजनीतिक पक्षपात नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी दुनिया के कल्याण के लिए अपना निर्णय लेना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण कैसे किया जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं में सुधार कैसे किया जा सकता है, ताकि इस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम राष्ट्रों की, आम लोगों की संस्था बनाई जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को दूर किया जा सके, पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा, सहयोग स्थापित हो, लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।